Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 16th of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 16 दिसंबर 2021 और है थर्सडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है, गल्फ ऑफ एडन को काफ़ी चर्चा में है तो अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए आर्टिकल 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 21 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 29। तो सभी लोगों को इसका आंसर देना है। देखो सभी लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करा करो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बारे में डेफिनेटली सबको मालूम होना चाहिए। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल और एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे चर्चा की गई है, जो हमारा कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव कर दिया है 76,000 करोड़ रुपीज़। और ये जो पैसा है ये किस लिए अनाउंस किया गया, ताकि हम लोग सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कर सकें अपनी कंट्री के अंदर। सेमीकंडक्टर क्या होता है यह भी आपको आगे जानने को मिलेगा, लेकिन आप इतना ध्यान रख सकते हो जो ये सेमीकंडक्टर चिप्स हैं इनका सभी जगह पर इस्तेमाल होता है, चाहे वो आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो उसके अंदर, या फिर जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, या फिर आपका कंप्यूटर लैपटॉप, सभी चीज़ों के अंदर सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर इसी चीज़ को देखते हुए हमारी सरकार ने, खासकर यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे में इतना पैसा अप्रूव किया है कि हम लोग सेमीकंडक्टर को बूस्ट अप कर सकें, खासकर ऐसी स्कीम ला सकें ताकि सेमीकंडक्टर को बूस्ट किया जाए हमारी कंट्री के अंदर, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए। इससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ेगा, काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग ग्रो होते हुए नजर आएंगे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा रिसेंटली कोविड-19 के बाद जैसे ही सारी चीज़ें रीओपन हुई हैं, आपने मान लो अपनी जो कार है वो अगर सर्विस पर दी है तो उन्होंने बोला होगा बहुत समय बाद आपको वो मिलेगी, लगभग आपको वेट करना पड़ेगा 1.5 महीने का, 2 महीने का। क्यों? क्योंकि जो सेमीकंडक्टर्स है वो अवेलेबल ही नहीं थे हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है, उनका काफ़ी बड़ा शॉर्टेज हो चुका था कोविड-19 के बाद। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मतलब जो भी एक तरीके से ट्रेड वगैरह था वो बंद ही कर रखा था कोविड-19 की वजह से, और हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर को लेकर दूसरी कंट्रीज़ पर। सेमीकंडक्टर के बारे में मैं एक एक बात बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा, बट उससे पहले मैं आर्टिकल यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो हम लोग काफ़ी सारी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, उनसे यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स को लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोविड-19 की वजह से वो शॉर्टेज हुआ, और उस शॉर्टेज की वजह से आज के टाइम पर हमें फोकस करना पड़ रहा है, इनफैक्ट करना भी चाहिए, ताकि हम लोग सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ कर सकें। और इसी चीज़ को देखते हुए अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सरकार ने ये पैसा अनाउंस किया है। इससे क्या होगा, अब इंडिया को एक ग्लोबल हब बना पाएंगे, खासकर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन के अंदर, ऐसा हमारी सरकार का कहना है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव पैकेज है ये हम लोग प्रोवाइड करवाने वाले हैं कंपनीज़ को जो भी सेमीकंडक्टर के अंदर काम करेंगी, ताकि यहाँ पर आप कह सकते हो कि हम लोग इसके ऊपर काम कर सकें, सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर कर सकें, प्लस उसके बाद इसके रिसर्च और डिज़ाइन के ऊपर भी पैसा खर्चने वाले हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पर आप कह सकते हो खासकर इंडिया इंडिपेंडेंट बनेगा सेमीकंडक्टर के सेक्टर में, ऐसा हमारे सरकार का स्टेटमेंट है। अब पहली चीज़ हम लोग कवर ये करते हैं कि आखिरकार ये सेमीकंडक्टर होता क्या है। देखो उससे पहले एक और बात बता दूं कि यहाँ पर फिस्कल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि हम लोग यहाँ पर
इस चीज़ के अंदर ग्रो कर सकें। तो सेमीकंडक्टर की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कुछ चिप्स हैं, इसको बनाने के पीछे यहाँ पर सिलिकॉन लगता है, ठीक है। आपको मैं कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ जिसके बेसिस पर आप चीज़ों को क्लियर कर पाओगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये सिलिकॉन है, ठीक है। अब क्या होता है, इसी सिलिकॉन से ये सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस बनती हैं और इन डिवाइसेस का आज के टाइम पर हर जगह पर यूज़ होता है। आप कह सकते हो हर जगह पर सेमीकंडक्टर है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अब ऑब्वियसली सिलिकॉन का ऐसा इस्तेमाल नहीं होता, सिलिकॉन की रिफाइनिंग की जाती है और भी बहुत सारी प्रोसेसिंग की जाती है, उसके बाद यहाँ पर इस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को बनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर सबसे मेन एलिमेंट क्या है, तो वह है सिलिकॉन। उसके बाद एक चीज़ और बता दूं, अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के मामले में तो दुनिया भर में कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन करती है, तो ताइवान यहाँ पर सबसे नंबर 1 पर देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर करके एक ग्लोबल चार्ट प्रोवाइड किया गया था गूगल पर, मैंने वहीं से यहाँ पर इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो आप लोग इसको एक बार देख सकते हो। तो ताइवान के अंदर 2 कंपनीज है पॉपुलरली, एक आप देख पाओगे TSMC UMC, और ये TSMC बहुत पॉपुलर है, दुनिया भर में यहाँ पर जानी जाती है सेमीकंडक्टर को लेकर और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को टक्कर देती है। अभी तक यहाँ पर इस कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी टक्कर में नहीं आ पाया है। तो मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पर कह सकते हो ताइवान है, ताइवान में बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स को बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे साउथ कोरिया हो गया। साउथ कोरिया के बाद चाइना का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा कम आता है, चाइना यहाँ पर बहुत कम रोल प्ले करता है खासकर सेमीकंडक्टर को लेकर। और आपको मालूम होगा चाइना के अंदर भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई कोविड-19 के बाद, काफ़ी सारे रीजंस की वजह से हम लोग यहाँ पर और बहुत सारी कंट्रीज चाइना के साथ इस सेमीकंडक्टर का ट्रेड नहीं कर पाई। दैट इज़ वाई यहाँ पर आज के टाइम पर USA प्लस और दूसरी कंट्रीज़ भारत सब हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हम लोग खुद इंडिपेंडेंट बन जाएं, क्योंकि यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर जो कि आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा मेन हो चुके हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हीं के अंदर सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है और कंट्री के पास वही अवेलेबल नहीं होगा तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है। तो ये हमने देखा। उसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ पर हमने तो सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि यहाँ पर इसके पीछे सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। अब एक चीज़ और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि सिलिकॉन का जो प्रोडक्शन है वो दुनिया भर में कौन सी कंट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, तो टॉप पर आता है चाइना। चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, 2020 का ये भी चार्ट था, मेरे सामने लैपटॉप पर ओपन है, ठीक है। उसी चार्ट में से देख के मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो इसके बारे में याद रखना। तो चाइना सिलिकॉन के मामले में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर देखने को मिलेगा, प्लस उसके बाद रशिया है, ब्राज़ील है, तो ये कंट्रीज़ आपको टॉप पर देखने को मिलेंगी। तो इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंसी मतलब जो एक तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के ऊपर पूरी तरह से फोकस रख रहे हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और भी जो 2-4 बातें हैं सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने यहाँ पर मेंशन करवा दी हैं, आप लोग इसको भी देख सकते हो, मैं बता देता हूँ। जैसे कि सेमीकंडक्टर्स के बारे में जो मैंने एग्जैक्टली आप लोगों को बताया, एक प्योर एलिमेंट यहाँ पर कह सकते हो इसको, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो इसी से हम लोग सेमीकंडक्टर्स को बनाते हैं। हालांकि कुछ रिफाइनिंग वगैरह होती है, उसके बाद इसको बनाया जाता है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर चिप जो बेसिकली है एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं। एक इलेक्ट्रिक डिवाइस के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, उसको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। खासकर इस सर्किट का काफ़ी मेन काम है और इसका मेन यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, जैसे कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन, अप्लायंसेस, गेमिंग हार्डवेयर, मेडिकल इक्विपमेंट। इनफैक्ट छोटे से छोटा सामान जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है, आज के टाइम पर आप देख पा रहे होंगे जो कार है, हम लोग कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली आगे बढ़ चुके हैं। कार में पुश बटन आ रहा है, ठीक है, अब पुश स्टार्ट करते हो हम लोग, तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं और सेमीकंडक्टर्स का यूज़ उतना ही बढ़ चुका है। तो इसी वजह से इंडिपेंडेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और खासकर यहाँ पर जो ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको इसके बारे में भी एक आइडिया रखना है। आई होप आपको आर्टिकल पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। जितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकती थी मैंने उससे ज़्यादा आपको प्रोवाइड करवा दी है इस आर्टिकल के अलावा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं आगे आप लोग को इसके बारे में बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको मालूम होगा रिसेंटली एक काफ़ी बड़ी घटना घटी थी तमिलनाडु के अंदर, कुन्नूर वाले एरिया के अंदर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिस हेलीकॉप्टर का नाम है MI-17V5। अब यहाँ पर ये जो हेलीकॉप्टर है इसके अंदर हमारे एक तरीके से जनरल बिपिन रावत जी भी थे, इनकी वाइफ थी, प्लस और भी यहाँ पर 11 और आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल थे। तो यहाँ पर जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो इसके अंदर ये सभी लोग शहीद हुए थे। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, एक आप कह सकते हो हमारे इंडियन एयरफोर्स के एक तरीके से जो यहाँ पर लोन सर्वाइवर बचे हुए थे, जिनका नाम है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हो ये ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह थे, इन्होंने सर्वाइव किया। लेकिन क्या हुआ कि कल
मतलब आप कह सकते हो कि ये भी शहीद हो चुके हैं, क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे बर्निंग वगैरह देखने को मिला था। अब काफ़ी हद तक इनकी बॉडी बर्न हो चुकी थी, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। देन उसके बाद यही चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं कि हम लोग यहाँ पर काफ़ी दुख प्रकट कर रहे हैं, और उसी के साथ देखने को मिला कि जो हमारे प्रेसिडेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, सभी ने यहाँ पर दुख प्रकट किया इनके आप कह सकते हो जब ये शहीद हुए कल। तो इसके बारे में ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आता है एक और अगला आर्टिकल, एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, खासकर जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे चर्चा की गई है। देखो, एक अप्रूवल मिल चुका है, जो हमारी इरिगेशन स्कीम है उसको आने वाले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब इस इरिगेशन स्कीम का नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, और अभी तक यहाँ पर ये जिसका टारगेट था, ये अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया है। तो फिलहाल आगे 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया गया, ताकि यहाँ पर ये अपने टारगेट को अचीव कर पाए। सिंचाई के मामले में, इरिगेशन के मामले में हम लोग काफ़ी ग्रो कर पाएँ। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, ये जब प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था 2015 के अंदर, खासकर जो योजना लॉन्च की थी, तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 46% यहाँ पर प्रोजेक्ट का कंप्लीट हुआ है। अदरवाइज यहाँ पर अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें इनकम्प्लीटेड हैं। तो इसी के बेसिस पर कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि हम लोग इस अम्ब्रेला स्कीम को, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, खासकर इरिगेशन के मामले में, सिंचाई के मामले में एक टॉप की स्कीम है, तो इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पर इस स्कीम को आगे 5 साल के लिए फर्दर बढ़ाने वाले हैं, ताकि हम लोग आगे जो काम बचा कुचा रह चुका है, पेंडिंग बचा हुआ है, उसको हम लोग पूरा कर सकें। तो यहाँ पर 2026 तक ये वर्क करने वाला है। इसमें जो पैसा लगने वाला है वो 93,068 करोड़ रुपीस तक का पैसा खर्चा जाएगा। इसमें लगभग 22 लाख फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा, और भी जो फंड वगैरह है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा डैम को, और भी जो भी वाटर सप्लाई है दिल्ली के अंदर और भी बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, अपर यमुना बेसिन के साइड पर। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये पैसा खर्चा जाएगा, और खासकर ध्यान रखा जाएगा कि प्रॉपरली वाटर का इरिगेशन यहाँ पर हो सके। ठीक है, उसके बाद 2015-16 में इसको लॉन्च किया गया था। 99 प्रोजेक्ट्स को हमने आइडेंटिफाई किया था कि भाई 99 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है। लगभग 50% से ज़्यादा हम लोग आप कह सकते हो कि यहाँ पर आज के टाइम पर ये पेंडिंग बचा हुआ है मामला। ठीक है, लगभग 99 प्रोजेक्ट्स में से 46% अभी तक 46 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी भी बाकी सारे बचे हुए हैं, जिनको कंप्लीट करेंगे हम लोग 2024-25 तक। ठीक है, तो इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो। आने वाले टाइम पर ये एक बहुत बड़ा चर्चा में होने वाला है, तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। नाउ यहाँ पर क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में आपको बहुत सारी बातें और भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि योजना के बारे में कुछ भी चीज़ें यहाँ पर इस आर्टिकल में कवर नहीं की गई हैं। और जो ये योजना है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ये सभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको मालूम है हर साल हम लोग एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पर योजना या स्कीम के रिगार्डिंग देखते ही हैं प्रीलिम्स के अंदर। तो आर्टिकल हमारा एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और एग्रीकल्चर सेक्शन हमारा जीएस पेपर 3 के अंदर आता है। और इसके अंदर खास बात तो यह है, जीएस पेपर 3 में आपका एक अलग से टॉपिक मेंशन्ड है, इरिगेशन। तो ये स्कीम आपको पढ़ना होगा। तो अगर हम बात करें, जो ये स्कीम है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र सरकार के थ्रू यहाँ पर स्पॉन्सर करी हुई स्कीम है। इसको 2015 में लॉन्च किया था, मैंने आपको बताया यहाँ पर किस प्रकार से रोल प्ले होता है। तो सेंटर स्टेट दोनों मिलकर यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में एक आइडिया रखना है। जो प्लेन एरियाज है वहाँ पर सेंटर का रोल 75% होता है, और स्टेट का 25। ठीक है, यहाँ पर अगर हम रेशो देखें तो 75:25 का होता है। और जो हिली एरियाज होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पर सेंटर का रोल थोड़ा सा बढ़ जाता है, खासकर फंडिंग में भी जो पैसा होता है यहाँ पर सेंटर थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर देता है इसके अंदर। तो आइडिया रख सकते हो। उसके बाद जो ये प्रोजेक्ट है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टमेंट लगाना इरिगेशन के अंदर। और मतलब सिंपल सी बात है, अब यहाँ पर इसीलिए स्कीम को लेकर आए ताकि हम लोग पैसा लगा सकें, और इरिगेशन यानी जो सिंचाई है उसको और बेहतर बना सकें, और सिंचाई की मदद से हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसका मेन मकसद ये भी है कि जो कल्टिवेबल एरिया है उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इसका एक मतलब नाम, एक तरीके से आप कह सकते हो थीम सा भी है, हर खेत को पानी, यहाँ पर इस प्रकार से बोला गया है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, इसमें क्या होगा, जो वाटर यूज़ एफिशिएंसी है उसके ऊपर भी हम ध्यान रखेंगे। मतलब कि वाटर को कितना एफिशिएंटली हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भरपूर मात्रा में पानी का इस्तेमाल हो रहा है और उससे जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो थोड़ा सा डाउन हो रहा है। हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से फोकस रखेंगे कि जो वेस्टेज ऑफ वाटर है वो बिल्कुल भी ना हो। प्रॉपरली जितने पानी की रिक्वायरमेंट है, कम पानी से ज़्यादा क्रॉप्स हम लोग यहाँ पर उगा सकें, ऐसी ऐसी टेक्निक्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिसको हम लोग वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। प्लस उसके बाद यहाँ पर ये पूरी तरह से ध्यान रखेगा, वाटर बजटिंग के ऊपर काम करेगा, और यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान रखने वाला है कि वाटर साइकिल का हम लोग प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकें और वाटर के लिए प्रॉपर हम लोग फंडिंग दे सकें। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हुआ। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है तो आपको ध्यान रखना है। जो भी मैंने 4 से 5 पॉइंट्स बताएं, एक आइडिया माइंड में इसके बारे में सेट कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल आता है ये वाला। अब यहाँ पर होम मिनिस्ट्री का एक स्टेटमेंट है, इन्होंने बोला है
कि जो आउटसाइडर्स हैं इन्होंने लगभग 7 प्लॉट खरीदे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो कुछ यूनिक सा आर्टिकल है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारी होम अफेयर्स है इन्होंने इन्फॉर्म किया राज्यसभा को वेडनेसडे में कि भाई 7 जो प्लॉट हैं ये खरीदे गए हैं पर्सनस के थ्रू, ऐसे पर्सनस जो कि जम्मू एंड कश्मीर से बाहर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर एक तरीके से जो बाहर का व्यक्ति है, आउटसाइडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसको अलाउंस नहीं मिल रहा था कि हम लोग जाकर जम्मू एंड कश्मीर में लैंड को परचेज नहीं कर सकते थे। लेकिन फिलहाल उसके बाद आपको मालूम होगा लैंड रेवेन्यू एक्ट को लाया गया, मतलब इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया, और इस अमेंडमेंट के बाद यहाँ पर क्या हुआ, लोगों को अवेलेबल करवाया गया कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हमारे देश में जाकर जम्मू एंड कश्मीर में लैंड को परचेज कर सकता है खासकर। तो यहाँ पर इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर बोला गया कि बिल्कुल अब इसके अंदर हम लोग देख पा रहे हैं ये काम कर रहा है, ये पूरा का पूरा ये जो अमेंडमेंट था, और इसकी वजह से लगभग 7 लोगों ने लैंड को परचेज किया है खासकर जम्मू वाले एरिया के अंदर। ठीक है, और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि आपको मालूम होगा आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, इसको इनॉपरेट किया। उसके बाद आपको मालूम होगा जम्मू एंड कश्मीर को हम लोगों ने 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनाया। ये सब इसी चीज़ के अंदर मेंशन्ड है जो कि आपको पता है, लेकिन मैं यहाँ पर इस एग्जैक्टली ये बता रहा हूँ, थोड़ा सा यूनिक चीज़ है क्योंकि हो सकता है ये आने वाले टाइम पर एक बड़े आर्टिकल में कवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि जैसा जैसा हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया है उसके हिसाब से ऐसा होता हुआ आया है, तो यहाँ पर इसी वजह से मैंने इस आर्टिकल को कवर करवाया। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर चर्चा की गई है किसके बारे में, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में, मतलब जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो अभी हमारे जो प्रेसिडेंट है वो क्या करने वाले हैं, वो उद्घाटन करने वाले हैं हिंदू टेम्पल का, कहाँ पर, बांग्लादेश के अंदर। इस टेम्पल को पाकिस्तानी फोर्स के थ्रू डिस्ट्रॉय किया गया था, तोड़ा गया था 1971 की वॉर के आसपास। ठीक है, तो अब उसको वापस से यहाँ पर रिनोवेट किया जाएगा, तो इसके लिए हमारे जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, ये फ्राइडे में उद्घाटन करने वाले हैं एक फेमस हिंदू श्राइन है जिसको बर्बाद किया गया था, एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया था पाकिस्तानी फोर्स के थ्रू 1971 के वॉर के आसपास। आज हम लोग 1971 वॉर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। हम लोग विजय दिवस के बारे में काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि एडिटोरियल पर उसको लेकर एक आर्टिकल आया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला साहब, इन्होंने भी यहाँ पर ढाका के अंदर वेडनेसडे मतलब कल वाला दिन बहुत सारी अनाउंसमेंट करी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बोली हैं कि बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करेंगे, और इनफैक्ट बांग्लादेश के साथ यहाँ पर आप कह सकते हो रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए क्या होगा, आने वाले टाइम पर हम लोग जो ट्रैवलर्स है बांग्लादेश के उनको बहुत ज़्यादा ईजी एक्सेस मिलेगा, वो आराम से उन लोग को इंडियन वीज़ा मिलेगा, और आप कह सकते हो इमीडिएटली ये काम होगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि लोग आराम से एक्सेस कर पाएंगे चीज़ों को। ये सारी बातें डिपेंड करती हैं आगे कोरोना की सिचुएशन कैसी रहती है उसके ऊपर। कोरोना की सिचुएशन सही रहेगी तो यहाँ पर जो बांग्लादेश के जो भी एक तरीके से लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा इजी एक्सेस मिलेगा कि वो भारत के अंदर ट्रैवल कर सकें। उसके बाद अभी यहाँ पर क्या है 17 दिसंबर को क्या होने वाला है, जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी यह उद्घाटन करेंगे। फिर से देखो इसी के बारे में चर्चा की गई है उस मंदिर की। मंदिर का नाम क्या है, श्री रामनाथ काली मंदिर यहाँ पर उसका नाम है, जिसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया था, जो कि मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, तो इसका उद्घाटन होगा, और इसी के साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि रिलेशंस भी काफ़ी मजबूत होते हुए नजर आएंगे। इंडिया ने यहाँ पर लगातार सपोर्ट किया है बांग्लादेश को, और आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों के रिलेशंस ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। जैसे ही हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी पहुंचे थे वहाँ पर बांग्लादेश में वेडनेसडे में, तो इनका वेलकम बेहतरीन तरीके से हुआ। वहाँ पर उन जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की वो भी थी, फॉरेन मिनिस्टर भी थे, तो सभी लोगों ने आराम से यहाँ पर इनके साथ एक तरीके से बातचीत वगैरह की है। तो आप लोग यहाँ पर ये कह सकते हो। तो इजी ट्रैवलिंग को लेकर क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि बांग्लादेश के लोग ट्रैवल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट करेंगी कि आने वाले टाइम पर कोरोना की सिचुएशन कैसी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक आर्टिकल मतलब सॉरी एक पॉइंट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है 1971 की वॉर। तो जैसे मैंने बताया आगे एडिटोरियल है वहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ पर बताने वाला हूँ। एक और ज़बरदस्त आर्टिकल आता है, अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है खासकर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जीएस पेपर 1 कल्चर के टॉपिक से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे चर्चा की गई है दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज टैग मिल चुका है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक भारतीय लोग के लिए खुशी वाली बात है। और इसी चीज़ को देखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल एक ट्वीट भी किया था, अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड जॉय फॉर एवरी इंडियन, की दुर्गा पूजा को एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज टैग मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर दुर्गा पूजा कोलकाता के अंदर इसको टैग मिला, और आपको ध्यान रखना है पहली चीज़ ये टैग किसने दिया है, ये दिया है यूनेस्को ने। अब क्या होता है ना, यूनेस्को एक कल्चरल और एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज देता है।
अब ये टैग के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो एक ग्लोबली दुनिया भर में इंपॉर्टेंस मिलने वाली है दुर्गा पूजा को। लोग यहाँ पर इसके बारे में जानेंगे, फेस्टिवल के बारे में समझेंगे। जब दुर्गा पूजा का फेस्टिवल आएगा तो लोग ट्रैवल भी करेंगे, ठीक है, इंडिया के अंदर भी यहाँ पर ट्रैवल करेंगे, प्लस लोग उससे क्या होगा, उससे टूरिज्म के अंदर काफ़ी बढ़ावा भी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें नजर आएंगी। अब क्या होता है, पहला क्वेश्चन तो देखो, अब इस आर्टिकल में इतना ही बताया गया है और आपसे पूछा भी जा सकता है, वनडे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि रिसेंटली हमारा एक तरीके से एक फेस्टिवल है जिसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज टैग मिला है, वो है दुर्गा पूजा। लेकिन मैं आपको और दो चार चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि हमेशा की तरह मैं करता हूँ, आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। खासकर पहली चीज़ तो ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होता क्या है। देखो, इंटेंजिबल मतलब क्या होता है, जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है, और टेंजिबल क्या होता है, जिसको हम छू सकते हैं। तो टेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस के अंदर आप देख पाओगे बहुत सारी विरासतें हैं, बहुत सारे मंदिर वगैरह हैं जिसको हम लोग यहाँ पर एक तरीके से टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर रखते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब। और उसके बाद जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होता है, इसको हम लोग छू नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं डेफिनेटली। जैसे कि कोई डांस फॉर्म हो गई, ठीक है, उसका कोई स्किल हो गई, तो वो सब छू नहीं सकते लेकिन डेफिनेटली हम लोग उसको फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो उसी प्रकार से दुर्गा पूजा है जिसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मिला। नाउ अब फाइनली मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर है इसकी यूनेस्को की वेबसाइट पर आ चुका हूँ। तो मैं आपको एक सेकंड में रुक जाओ, थोड़ा सा कुछ और चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि हाँ, मिला मुझे। देखो क्या है कि 2021 के अंदर अभी दुर्गा पूजा जो कोलकाता के अंदर है, इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मिला। पहला क्वेश्चन यह आता है कि इससे पहले इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कौन से साल में मिला था। 2017 में मिला था, ठीक है, 2017 में मिला था। और यहाँ पर क्या था, वो कुंभ मेला, ठीक है। फिर उससे पहले 2016, फिर उसके बाद 2014, 2013, 2012, 2010। तो आप कह सकते हो 2000 लगभग यहाँ पर 17 के बाद हमें 2021 में देखने को मिल रहा है। लगभग 3-4 साल बाद हम लोग को नज़र आ रहा है कि इंडिया को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एक टैग मिल चुका है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि दुनिया में कौन सी कंट्री है जिसके पास जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसमें आता है चाइना, ठीक है। चाइना के पास टोटल आपको 42 देखने को मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पर ये एक तरीके से यूनेस्को की वेबसाइट बताती है। और इंडिया के पास कितने हैं, तो इंडिया के पास आपको टोटल 14 देखने को मिलेंगे। वेबसाइट यहाँ पर यही सारी चीज़ों को बताती है, जो कि मैंने एक्जैक्टली आपको वहाँ से देखकर बताया। आपको स्क्रीन पर भी वेबसाइट पर लेकर जा सकता था, लेकिन यहाँ पर एक्जैक्टली क्या होता, थोड़ा सा टाइम हमारा बर्बादी होता। तो इस वजह से मैंने डायरेक्टली लैपटॉप की स्क्रीन पर ओपन किया और आपको सारी चीज़ें देखकर बता दी हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल भी ज़बरदस्त होने वाला है, खासकर जीएस पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बात की गई है इंडिजीनियसली, मतलब हमारी कंट्री ने खुद एफर्ट्स लगाकर बनाया है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल का मतलब ड्रोन्स, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा ड्रोन जिसकी यहाँ पर आप कह सकते हो जिसको आप लगभग 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ा सकते हो। 10 घंटे तक उसका एंडोरेंस, इतनी पावर देखने को मिलेगी, वो 10 घंटे तक 25,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ सकता है, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार तक पहुंच चुके हैं और उसका नाम है, जो इंडिजिनियस जो ड्रोन है बेसिकली, उसका नाम है मेल। मेल की फुल फॉर्म है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। तो इसका जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है बेसिकली यहाँ पर डीआरडीओ ने चलाया। डीआरडीओ यहाँ पर एक माइलस्टोन को क्रॉस कर चुका है और हम लोगों की अभी तक की सबसे ऊंची, अगर हम देखें खासकर ड्रोन के सेक्टर में, एक अचीवमेंट देखने को मिलेगी, जहाँ पर इस प्रकार से जो नंबरिंग है वो मैंने भी आप लोग को बताई है, ठीक है। लगभग 2 महीने के अंदर अंदर हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट कर देंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। खासकर हम लोग का फोकस ये है कि हम लोग ऐसे ड्रोन के ऊपर काम करें जो कि 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़े और 18 घंटे तक यहाँ पर उसके एंड्योरेंस देखने को मिले, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम लोग को यहाँ पर ये चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। उससे पहले भी आप लोग को मालूम होगा, अभी जो हमारे पास ड्रोन है वो रुस्तम 2 देखने को मिलेगा। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने इसको भी सक्सेसफुली फ्लू किया, सक्सेसफुली इसको उड़ाया था। ये ड्रोन भी 8 घंटे तक उड़ा, 16,000 फीट की ऊंचाई तक यहाँ पर ये लगातार उड़ता रहा था, ठीक है। तो आप कह सकते हो हमारे पास ड्रोन की कैपेबिलिटीज़ के अंदर काफ़ी हद तक इंक्रीमेंट किया जा रहा है। तो इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया। बाकी यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं है। हाँ, उसके बाद ये भी है कि ट्यूसडे में आप कह सकते हो इन्हीं सब सिस्टम्स के अंडर में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने हमारी होम मिनिस्ट्री को एक और चीज़ ऑफर करी। ऑफर क्या करी, मतलब हैंडओवर करी है। एक सूट है, फायर फाइटिंग सूट। ये सूट अपने आप में काफ़ी बेहतरीन सूट है। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है, मतलब आग से बचाएगा और भी बहुत सारे यहाँ पर चीज़ों से बचाएगा। इस सूट का जो वेट है वो लगभग 2.8 kgs के आसपास है।
देन उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारी सेवरल लेयर्स देखने को मिलेंगी और मोस्ट ड्यूरेबल सूट देखने को मिलेगा। ये आपको हीट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगा, एक तरीके से आग के अगेंस्ट में, फ्लेम के अगेंस्ट में, वाटर, केमिकल और भी बहुत सारे जो कट्स वगैरह होते हैं इन सब के अगेंस्ट में आपको ये प्रोटेक्शन देगा। तो इस प्रकार का जो ये सूट है ये पहली बार यहाँ पर हमारे कंट्री ने डेवलप किया है। तो आप कह सकते हो कि हम लोग इस प्रकार से चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, खासकर डिफेंस सेक्टर में लगातार हमारी ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसको लेकर इस आर्टिकल में चीज़ें मेंशन करी गई हैं। आई होप आपको एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। और ये जो ड्रोन के सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं और ड्रोन हम लोग को ज़रूरत क्यों है, देखो इस प्रकार से ज़रूरत है क्योंकि हमारे इंडिया चाइना के जो रिलेशंस है वो काफ़ी हद तक ख़राब हैं। खासकर जो ईस्टर्न सेक्टर में आप देख पाओगे, लद्दाख वाले रीजन में इंडिया चाइना के बीच में लगातार स्टैंड ऑफ जारी है। तो उस बेसिस पर हम लोग को ड्रोन की काफ़ी हद तक रिक्वायरमेंट भी देखने को मिलेगी, जो कि हाई एंडोरेंस हमें ड्रोन्स चाहिए जिसके ऊपर हम लोग रेगुलरली काम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नाउ डायरेक्टली आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। इकलौता आर्टिकल है लेकिन ज़बरदस्त आर्टिकल है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दोनों के बीच में अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत हुई है, डिस्कशन हुआ है और दोनों ने मिलकर, मतलब रशिया और चाइना दोनों ने मिलकर डिस्कशन किया है कि हम लोग अपने पार्टनरशिप को सीमेंट करेंगे, मतलब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ के ऊपर वेस्टर्न प्रेशर काफ़ी बढ़ चुका है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूएसए हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हो गई, वो लगातार प्रेशर डालती हुई नजर आ रही हैं रशिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर आज के टाइम पर दोनों कंट्रीज़ ने पार्टनरशिप को, अपनी पार्टनरशिप को और मजबूत करने के ऊपर फोकस रखा है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे एग्जैक्टली यही बताया गया। जो व्लादिमीर पुतिन है, शी जिनपिंग है, दोनों ने अग्री किया एक वीडियो कॉल के माध्यम से वेडनेसडे में कि हम अपने पार्टनरशिप को एक और ज़्यादा मजबूत करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर पिक्चर देखने को मिलेगी कि हाँ, यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये डिस्कशन चल रहा है। अब यहाँ पर इसके पीछे के रीज़न क्या है, देखो रीज़न में बहुत सिंपल शब्दों में आर्टिकल में जानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग बहुत लंबे समय से मुझे फॉलो कर रहे हो, ये न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो फॉलो कर रहे हो, तो आप लोग समझ गए होंगे क्या रीज़न है। काफ़ी बार डिस्कशन कर रखा है मैंने, नोट्स वगैरह आपको काफ़ी प्रोवाइड करवा रखे हैं। पहला रीज़न क्या है, यहाँ पर आप देख पाओगे चाइना के बारे में चर्चा करते हैं तो चाइना के अंदर बहुत सारे कंसर्न है। खासकर यहाँ पर मुद्दा उठाया जाता है ह्यूमन राइट वायलेशन का। क्यों? चाइना के अंदर एक प्रोविंस है जिसका नाम है जिनजियांग प्रोविंस, ठीक है। वो जो एरिया है वहाँ पर उइगर मुस्लिम्स को काफ़ी बुरी तरह से ट्रीट करता है चाइना, ठीक है, इल ट्रीटमेंट होता है वहाँ पर। उस वजह से ये मुद्दा वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी उठाया जाता है कि जो ये चाइना है ये ह्यूमन राइट वायलेशन को रोके और इन उइगर मुस्लिम्स को जो इल ट्रीटमेंट किया जा रहा है इनको रोका जाए, ठीक है। तो पहला मुद्दा तो ये उठाया जाता है, बार बार चाइना को प्रेशराइज किया जाता है इस पूरे पॉइंट को लेकर। हमेशा जब भी ह्यूमन राइट वायलेशन की बात आती है तो उइगर मुस्लिम्स का ये जो टॉपिक है सबसे ऊपर देखने को मिलता है। दूसरी तरफ रशिया की क्यों चर्चा हो रही है, तो रशिया को भी काफ़ी हद तक प्रेशराइज किया जाता है क्योंकि आपको मालूम होगा रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, काफ़ी बार मैंने आप लोगों को बता रखा है, रशिया यूक्रेन के बीच में काफ़ी सारे विवाद देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट आपको मालूम होगा 2014 के रीजन 2014 के अंदर, ठीक है, क्या हुआ था, यूक्रेन का एक रीजन था क्रीमिया वाला, उसको हथिया लिया था रशिया ने। उसके बाद और भी बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिले और आप कह सकते हो अभी रिसेंटली चर्चा में यह है कि रशिया ने अपने बहुत सारे सोल्जर्स को डिप्लॉय कर दिया है यूक्रेन के आसपास और जिस वजह से यहाँ पर कंसर्न और बढ़ चुके हैं। रिसेंटली काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे जिसमें बताया गया कि रशिया कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है कि इन्वेड कर सकता है यूक्रेन के अंदर, ठीक है, यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर सकता है। तो इसको लेकर रशिया के ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला गया। आपको मालूम होगा अभी 2-4 दिन पहले हमने एक और आर्टिकल कवर किया था जहां पर यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ है, खासकर G7 कंट्रीज़ हैं, G7 कंट्रीज साथ में आई, लिवरपूल सिटी पर उनकी मीटिंग हुई और उन कंट्रीज़ ने मिलकर रशिया को वार्निंग दी है कि बिल्कुल आप लोग यूक्रेन के ऊपर बिल्कुल भी तरीके से इन्वेड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिसकी वजह से चाइना रशिया के ऊपर लगातार प्रेशर पड़ रहा है दुनिया भर से, खासकर वेस्टर्न सेक्टर से। तो उस प्रेशर को देखते हुए दोनों कंट्रीज़ ने फोकस किया है कि हम लोग साथ में आएंगे, दोनों साथ में मिलकर अपने रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। जब भी डेमोक्रेसी की बात आती है, ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो चाइना आता है, जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो इसी चक्कर में दोनों कंट्रीज साथ में आ चुकी हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। एग्जैक्टली क्या क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है, कौन कौन से इश्यूज़ रशिया चाइना के बीच में देखने को, रशिया और चाइना को लेकर क्या क्या इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, क्यों प्रेशर डाला जाता है, मैंने बता दिया। यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो गया और बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर आपको एक नीचे का आर्टिकल देखने को मिलेगा, यूएस ने अभी एक लेज़र वेपन की टेस्टिंग करी है वेस्ट एशिया के अंदर। तो आर्टिकल हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है,
तो यहाँ पर इन्होंने अपना लेज़र वेपन टेस्ट किया कहाँ पर, गल्फ ऑफ एडन में। इसी वजह से मैंने बोला है गल्फ ऑफ एडन को मैप में देख लेना, और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये गल्फ इंपॉर्टेंट भी होती हैं, बहुत सारी गल्फ के बारे में क्वेश्चन पूछा भी गया है, जैसे कि मैं डेली बेसिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आता रहता हूँ, तो आप लोगों ने वहाँ पर देखा होगा। तो गल्फ ऑफ एडन को जरूर देख लेना मैप में कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टली चलते हैं अब अपने एडिटोरियल सेक्शन पर, क्योंकि आज और कुछ खास चीज़ें नहीं है। देखो आज न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स बहुत कम थे, खास आर्टिकल बहुत कम थे, जैसे सेमीकंडक्टर का आर्टिकल काफ़ी अच्छा था, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर अभी डिफेंस का आर्टिकल पढ़ा, वो काफ़ी अच्छा था। अब डायरेक्टली चलेंगे एक और बेस्ट आर्टिकल पर, जो कि विजय दिवस के बारे में। तो एडिटोरियल है इसके ऊपर, तो यहाँ पर ये है हमारा एडिटोरियल। तो ऑथर ने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन किया है, और आपको बताऊंगा एग्जैक्टली इन्होंने क्या बोला। पहले तो इन्होंने विजय दिवस के बारे में सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक समझाई हैं। पहले मैं आपको इस दिवस के बारे में सारी चीज़ें बताता हूँ कि कहीं पर भी लिखने को आए तो आप लोग कैसे लिख सकते हो, प्लस प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन आए तो वहाँ पर कैसे टैकल किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू को भी कवर करेंगे। तो आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 1 ऑब्वियसली हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। विजय दिवस 2021, यहाँ पर जो दिन है इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं भारत के अंदर 16 दिसंबर को। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 16 दिसंबर को भारत ने एक विक्ट्री, एक जीत हासिल करी थी पाकिस्तान के ऊपर 1971 में, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, बांग्लादेश एक कंट्री बनकर आया था, ठीक है। आपको मालूम होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक मैप मैंने काफ़ी बार आपको दिखाया है, लेकिन उस मैप को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर अभी स्किप करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। चलो मैं आपको मैप ही दिखाता हूँ यार। यहाँ पर आप लोगों को ये वाला मैप नज़र आ रहा होगा। तो हुआ क्या था 1971 वॉर के बाद, मैं आपको बताता हूँ। देखो 1971 से पहले जो ये पाकिस्तान है ये दो जगह बटा हुआ था, एक था वेस्ट पाकिस्तान और एक था ईस्ट पाकिस्तान, ये आप लोगों को मालूम होगा। अब उस वॉर के बाद क्या होता है, यहाँ पर ये जो ईस्ट पाकिस्तान है ये पूरा का पूरा बांग्लादेश बन जाता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर वॉर थी, बांग्लादेश एक अलग से क्रिएट होता है, प्लस यहाँ पर ये जो वॉर होती है इसके अंदर इंडिया पूरी तरह से जीत हासिल करता है पाकिस्तान के ऊपर, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को पहली चीज़ मैप में क्लियर हो चुकी है। अब आगे बात करते हैं इस विजय दिवस के बारे में। तो 3 दिसंबर की बात है, इंडो पाकिस्तान वॉर की शुरुआत होती है 1971 में। 13 दिन तक यहाँ पर यह वॉर चलता है। ऑफिशियली यहाँ पर जो ये वॉर एंड होता है वो 16 दिसंबर को एंड होता है, जब पाकिस्तान घुटने टेक देता है भारत के सामने, ठीक है। पाकिस्तान सरेंडर कर देता है इंडिया के सामने। उसके बाद जो ये 13 डे का वॉर चलता है, इसके अंदर हम लोगों ने देखा कंप्लीट सरेंडर करती है पाकिस्तान की फोर्स, और उसके बाद बांग्लादेश एज अ नेशन क्रिएट होता है, और जो पूरी आर्मी ऑफ पाकिस्तान है सरेंडर कर देती है इंडिया के सामने। लगभग 93,000 सोल्जर्स होते हैं जो कि सरेंडर करते हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी विक्ट्री है इंडिया के लिए, जिसको हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं एज अ विजय दिवस। अब बात करते हैं कुछ की फैक्ट्स के बारे में। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट के पीछे का रीज़न क्या था? देखो यहाँ पर रीज़न ये था कि जो बांग्लादेश है, खासकर जो पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर बहुत सारे वायलेशन हो रहे थे, बहुत सारे लोगों को इल ट्रीटमेंट किया जा रहा था। जो वेस्ट पाकिस्तान है वो इल ट्रीट कर रहा था ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को। ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश हुआ करता था, सॉरी बांग्लादेश है आज के टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा इल ट्रीट किया जाता था। दैट इज़ वाई यहाँ पर आप कह सकते हो लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे। जीनोसाइड वगैरह भी हुआ, बहुत कगार में लोगों को मारा गया, ठीक है। और इंडिया की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, इन्होंने यहाँ पर सपोर्ट किया बांग्लादेश को इनके इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए, क्योंकि फिर लोग यहाँ पर डिसाइड कर चुके थे कि अब यहाँ पर हम लोग को एक इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए लड़ना पड़ेगा, और डेफिनेटली एक तरीके से अलग हम लोग को नेशन चाहिए अपार्ट फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। फिर होता क्या है, 1971 की जो यह वॉर है एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर यह देखा जाता था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और लगभग आप कह सकते हो ये शुरुआत कैसे होती है, जो पाकिस्तान है वो हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक कर देता है, ठीक है। जो ये बॉम्बिंग कर देता है, लगभग 11 इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर ये पाकिस्तान के थ्रू काम किया जाता है 3 दिसंबर 1971 में। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आप कह सकते हो भारत पूरी तरह से सपोर्ट में आ जाता है बंगाली नेशनलिस्ट ग्रुप्स के साथ में, खासकर बांग्लादेश के साथ में। जो जैसे कि आज के टाइम पर जो बांग्लादेश है वहाँ पर बंगाली रहते थे, तो क्या है बंगालियों के साथ में यहाँ पर बिल्कुल भारत साथ में आता है और बोलता है कि बिल्कुल अब हम लोग यहाँ पर आपके साथ हैं और डेफिनेटली मदद करेंगे, ताकि बांग्लादेश एक तरीके से लड़ सके और ईस्ट पाकिस्तान से ही बांग्लादेश बन सके। ओके, फिर क्या होता है यहाँ पर ये लड़ाई एक तरीके से वॉर है, ये लड़ी जाती है, और इसके अंदर हम देख पाएंगे बहुत सारा जीनोसाइड वगैरह होता है, बहुत सारे जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं इनको मार दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें करता है कौन, पाकिस्तान का जो जनरल है याह खान, वो, ठीक है। ये सब चीज़ें देखने को मिली। फिर उसका कहानी आगे बढ़ती है। ये जो वॉर है ये लड़ी जाती है ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रंट दोनों पर। आप देख पाओगे एक थोड़े दिन की वॉर थी, लेकिन अपने आप में काफ़ी इंटेंस थी, काफ़ी भारी भरकम यहाँ पर हम लोगों ने देखा है, काफ़ी एक तरीके से हैविली ये वॉर लड़ी गई थी। फिर उसके बाद होता क्या है, 4 दिसंबर 1971 में
ऑपरेशन ट्राइडेंट को भारत लॉन्च कर देता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में रिसेंटली आपको मालूम होगा, मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी। ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन पाइथन, ये पाइथन वो कह रहा हूँ, पाइथन, ठीक है। तो इन ऑपरेशंस को हमने रिसेंटली इसके बारे में डिस्कशन किया है डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में, तो इसको भारत ने लॉन्च किया। इसके अंदर क्या हुआ, जो हमारी इंडियन नेवी है, भारत की नेवी ने क्या करा, जो पाकिस्तान का कराची पोर्ट है ना, इसको एक तरीके से बुरा हालत कर दिया इसकी, और इसके ऊपर यहाँ पर सरप्राइज अटैक किया, और ऐसा अटैक किया कि पूरा कराची पोर्ट जल रहा था। और एक फैक्ट यहाँ पर कवर किया जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, कि इतनी विकट तरीके से कराची पोर्ट पे आग लगी थी कि वो आग 60 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे सकती थी। तो इंडियन नेवी ने यहाँ पर पूरी तरह से काम तमाम किया था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी थी हमारे ऊपर, उसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर ऑपरेशन ट्राइडेंट को लॉन्च किया। इंडियन नेवी ने यहाँ पर पूरी तरह से तबाह कर दिया कराची पोर्ट को। उसके बाद इसको नाम दिया गया ट्राइडेंट। उसके बाद क्या होता है, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो एक तरीके से मुक्ति बाहिनी गुरिल्ला है, ये भी यहाँ पर भारत की फोर्सेस के साथ हाथ मिला देता है कि हम लोग भी बिल्कुल पाकिस्तान ट्रूप्स के अगेंस्ट में लड़ेंगे। फिर उसके बाद 14 दिसंबर को जो इंडियन एयरफोर्स है वो यहाँ पर एक हाउस को अटैक करता है, जिस हाउस में मीटिंग चल रही होती है, जो एक तरीके से गवर्नर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान होता है, यहाँ पर उनके साथ मीटिंग वगैरह चल रही होती है। अब जो पाकिस्तान है बिल्कुल डर जाता है, घबरा जाता है इस अटैक से, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि एक तरीके से सरेंडर करता है पाकिस्तान। और सरेंडर करते करते यहाँ पर आप देख पाओगे 16 दिसंबर 1971 में यहाँ पर पाकिस्तानी जो फोर्सेस है, लगभग 93,000 के आसपास ये फोर्सेस थी, उन्होंने यहाँ पर सरेंडर कर दिया इंडिया के सामने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ आप कह सकते हो की पॉइंट्स बता रहा हूँ, कुछ यहाँ पर एग्जैक्टली टू द पॉइंट बात बता रहा हूँ, ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाओ, समझ पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी डिटेल में चर्चा कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन जो एग्जैक्टली टू द पॉइंट बात है वो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, फिर 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश बॉर्न हुआ। बांग्लादेश एज अ न्यू नेशन निकल कर आया, और ईस्ट पाकिस्तान यहाँ पर आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट हो चुका था पूरे पाकिस्तान से, जो वेस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। तो ईस्ट पाकिस्तान कौन सा वाला, मतलब ये वाला जो एरिया, ये पूरा इंडिपेंडेंट हो चुका था इससे। अब ये अलग हुआ पाकिस्तान, और यहाँ पर ये पूरी तरह से बांग्लादेश बन चुका था। भारत ने भी यहाँ पर इनके अंदर काफ़ी सपोर्ट किया, आपको मालूम होगा। इस सपोर्ट के अंदर अगर हम देखें तो ये जो 16 दिसंबर है, इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं विजय दिवस, लेकिन होता क्या है, यहाँ पर हमारे भी बहुत सारे जवान जो है शहीद होते हैं। लगभग 3,900 इंडियन सोल्जर्स यहाँ पर शहीद होते हैं, और 9,851 सोल्जर्स इंजर्ड होते हैं इस पूरे वॉर के अंदर। आई होप आप लोग को इस वॉर के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। जो भी इन्फॉर्मेशन है ये मैंने आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा रखी है, प्लस यहाँ पर इस द हिंदू के PDF में भी अटैच कर रखी है। देखो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये PDF नहीं, मतलब नोट्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं, हमें लोगों को ये चाहिए, तो PDF के अंदर ये अवेलेबल है। करना क्या, आप लोग एडोब एक्रोबैट ये ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना। जैसे आप लोग उस ऐप में ये PDF ओपन करोगे, आपको यहाँ पर ये वाला जो एक तरीके से सिंबल है ये नज़र आ जाएगा। यहीं पर आपको सारे जो नोट्स हैं वो पिन करके दे दिए जाते हैं, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। अब यहाँ पर जो ऑथर है वो यही चीज़ बताते हैं। इन्होंने यहाँ पर आप देख पाओगे 93,000 फोर्सेस है, इन्होंने एक तरीके से क्या करा, सरेंडर किया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताते हैं, पूरा इन्होंने वॉर के बारे में समझाया। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात क्या है कि बांग्लादेश को यहाँ पर एक तरीके से क्रिएट हुआ, लेकिन जो पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ रिलेशंस अपने इंप्रूव करने हैं, तो पाकिस्तान को अपनी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, गलती को एक्सेप्ट करने पड़ेगा कि हाँ हमने जिनोसाइड किया था, हज़ारों की कगार में लोगों को मारा था। कहाँ पर, ईस्ट पाकिस्तान वाले एरिया के अंदर। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान इस चीज़ को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, और ना ही यहाँ पर करना चाहता है। तो इस बेसिस पर आप कह सकते हो रिलेशंस अभी भी दोनों कंट्रीज़ के काफ़ी ख़राब देखने को मिलेंगे, ये यहाँ पर बोला गया है। एग्जैक्टली यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया ऑथर ने कि आप जो पाकिस्तान है ये सीख सकता है जर्मनी से। क्यों, क्योंकि जर्मनी ने भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा जीनोसाइड क्रिएट किया था, और 113 साल बाद, और अभी मतलब साल 2021 की बात है, मई 2021 के महीने में जर्मनी ने यहाँ पर आप कह सकते हो माफ़ी मांगी थी, क्योंकि इन्होंने भी यहाँ पर क्या हुआ, एक आप कह सकते हो मैसेकर किया। लगभग यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा गया था नामीबिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो नामीबिया के अंदर काफ़ी बड़ा जीनोसाइड हुआ था 1904 से लेकर 1908 के आसपास, 1908 के आसपास। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, जो ये जीनोसाइडल इवेंट हुआ था, इसको देखते हुए जर्मनी ने एक्सेप्ट किया और जर्मनी ने माफ़ी मांगी, ठीक है। माफ़ी मांगने के साथ साथ जर्मनी ने क्या करा, यहाँ पर कुछ ऑफरिंग्स दी, कुछ पैसा प्रोवाइड करवाया। $1.35 बिलियन के आसपास यहाँ पर बोला है हम स्पेंड करेंगे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो आप देख पाओगे इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। अगर हमें रिलेशंस इंप्रूव करने हैं तो ये काम करना होगा, ठीक है। लेकिन क्या है, यहाँ पर पाकिस्तान के थ्रू ये काम किया नहीं जाता है, बार बार इनके अलग ही अपनी चाल चली जाती है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखते हैं हम लोग। रिलेशंस को इंप्रूव करना है तो एक फोकस ये रखा जा सकता है, माफ़ी मांगे और एक्सेप्ट करें। बांग्लादेश इस चीज़ का इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान यहाँ पर एक्सेप्ट करे, ठीक है, कि हाँ ये यहाँ पर एक्सेप्ट करने के साथ साथ यहाँ पर इसको लेकर माफ़ी मांगे कि हाँ बिल्कुल इस ऐसे अत्याचार किए गए थे पाकिस्तान के थ्रू 1971 की वॉर में, ओके।
अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो होता क्या है, दोनों कंट्रीज ग्रो करती हैं, आगे ग्रो करती हैं, लेकिन पाकिस्तान इतना ग्रो नहीं कर पाता जितना बांग्लादेश ग्रो कर लेता है। अगर हम लगभग आप कह सकते हो 50 साल बाद अगर हम देखें दोनों कंट्रीज़ के कंपेयर करें, दोनों कंट्रीज़ के अंदर कंपैरिजन में ये हम पता लगाएं कि क्योंकि ऑब्वियसली आप देख पाओगे 50 साल हो चुके हैं, पूरे हो चुका है और ज़्यादा हो चुके हैं, तो हम लोग कंपेयर करें कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस हुआ है, तो बांग्लादेश काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है। ठीक है, अगर हम लास्ट 50 ईयर्स देखें तो बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस रही है बांग्लादेश की। बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट वगैरह इंक्रीज हुआ, सोशल प्रोग्रेस देखने को मिली है और भी बहुत सारे प्रोग्रेस देखने को मिला है, जबकि पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोग्रेस, कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिली है, एक एवरेज ग्रोथ हुई है। बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो, लगभग 7.9% के आसपास स्टैंड करती है बांग्लादेश की ओवरऑल जीडीपी, लेकिन पाकिस्तान की 1.5% के आसपास है। फिर उसके बाद बांग्लादेश का जो जीडीपी पर कैपिटा है ये ग्रो हुआ है 9% से 2020 के अंदर, कोविड-19 के टाइम पर जब सब लोगों की इकॉनमी काफ़ी बर्बाद थी, परेशान हो रहे थे, तब भी यहाँ पर इनकी जीडीपी ग्रो हुई है। और ये एग्जैक्टली यहाँ पर समझना है और यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि डेफिनेटली बांग्लादेश ने ग्रो किया है। और यहाँ पर आप कह सकते हो पाकिस्तान का जो अमाउंट है काफ़ी हद तक कम ही रह गया है, पाकिस्तान काफ़ी पीछे रह गया है। अब बांग्लादेश का एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो इसका जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम है ये भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान की से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट से डबल है बांग्लादेश का एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर आप लोग लगा सकते हो कि किस प्रकार से ये लोग ग्रो हुए हैं। उसके बाद लिटरेसी के मामले में बात करें तो पाकिस्तान काफ़ी पीछे रह जाता है, बांग्लादेश के अंदर भी यहाँ पर लिटरेसी बढ़ चुकी है, लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, 75% के आसपास लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा, जबकि पाकिस्तान के अंदर ये 58% के आसपास है। 1971 के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर जो एक तरीके से फर्टिलिटी रेट था, ठीक है, कि यहाँ पर आप कह सकते हो एक वेमेन कितने बच्चों को जन्म दे रही हैं, तो यहाँ पर ये एक नेक टू नेक था, मतलब बराबर ही देखने को मिलता था। लेकिन आज के टाइम पर बांग्लादेश में काफ़ी सुधार हो चुका है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक अगर हम देखें तो बांग्लादेश के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.01% के आसपास है, जबकि पाकिस्तान के अंदर अभी भी 3.45% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है बांग्लादेश के अंदर, ये हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें तो अगेन यहाँ पर बांग्लादेश ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। पाकिस्तान के अंदर अभी भी कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, बहुत सारे जो आम नागरिक हैं, सिविलियंस हैं, वो मारे जाते हैं टेररिस्ट अटैक में, और बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं जब इसको हम कंपेयर करें 2000 से लेकर 2019 के बीच में। तो उसके बाद यहाँ पर टेररिज्म का कंसर्न, जो आतंकवाद का कंसर्न है, रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमाइजेशन, ये सब पाकिस्तान के अंदर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और इसी वजह से पाकिस्तान को ये अनसेफ कर देता है। ठीक है, यहाँ पर कोई ट्रैवल नहीं करना चाहता है। ठीक है, आप कह सकते हो इसका जो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ अनअट्रैक्टिव होता है इसी वजह से, क्योंकि जो आतंकवाद है ये काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। उसी प्रकार से जब हम दूसरे हाथ पे बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की तारीफ होती है, बांग्लादेश को प्रेज़ किया गया है क्योंकि बांग्लादेश ने फंडामेंटलिज्म के अगेंस्ट में, रेडिकलाइजेशन के अगेंस्ट में यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं। ठीक है, हालांकि अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट देखने को मिला था वो बात अलग है। हाँ, आपको मालूम होगा जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो फिलहाल जो रेडिकलाइजेशन है, जो एक्सट्रीमिज्म है, उसको यहाँ पर कम करने की कोशिश की है बांग्लादेश ने। अब यहाँ पर एक नया चैप्टर कैसे हो सकता है? नया चैप्टर यह है कि पाकिस्तान को अगर यहाँ पर तो कोई जो रिलेशन है दोनों कंट्रीज़ को इंप्रूव करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, पाकिस्तान को यहाँ पर थोड़ा सा माफ़ी मांगनी पड़ेगी और उसके बाद यहाँ पर आगे एक स्टेप उठाना पड़ेगा, जिससे यहाँ पर हम देख पाएंगे रिलेशंस थोड़े बहुत इंप्रूव हो पाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोला गया है कि एग्जैक्टली यही हम लोग होप कर सकते हैं कि डेफिनेटली एक तरीके से यहाँ पर ग्रो होगा, लेकिन रिलेशनशिप बिना इसको 1971 के वॉर को मेंशन करे बिना रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं हो सकता। ये भी हम लोग को इसके ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। तो इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर सबसे पहली बात बांग्लादेश को ये स्टेप उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूरत है कि आप लोग यहाँ पर चीज़ों को देखो और उसका अपना जो विजन सेट करो, फ्यूचर के लिए हमारे जो रिलेशंस है इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हमें ये काम करना होगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो हमें ये वाला देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस एडिटोरियल में जो खास बात है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हमारे लिए, जहाँ पर डेफिनेटली सारी इंपॉर्टेंट होगा तो मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। हाँ, उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है यार, कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो नोट्स वगैरह सब आपको मिल जाते हैं और सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, और ऐसा नहीं है कि हम लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर को भी हमने सभी चीज़ को कवर किया है, उसके साथ साथ मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे लोग आते हैं फेक आईडी बनाकर मेरे पास मैसेज करते हैं, मतलब अजीब से मैसेज करते हैं। अभी मतलब रिसेंटली मैंने आपके साथ यहाँ पर ये डिस्कशन किया था इस चीज़ को लेकर कि हाँ रिसेंटली ऐसे मैसेज आए मेरे पास, और अभी भी फिर से भी ऐसे ही हो रहा है। क्या होता है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और अलग अलग आईडीज़ से मैसेजेस आते हैं, और मतलब कि बस पूछो ही मत यार, क्या हो रहा है, मतलब क्या सोच रखी हुई है और क्या सोच रखे यहाँ पर वो लोग इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। फिलहाल जो भी है इग्नोर करता हूँ मैं, पूरी तरह से कोशिश करता हूँ। काफ़ी हद तक यहाँ पर वो लोग उल्टा सीधा बोलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन क्या करें, छोड़ना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। तो वो मतलब फेक आईडी से बिल्कुल प्रॉपरली यहाँ पर नज़र आता है, पता नहीं कौन है,
हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। और फिलहाल उस पर भी आप कह सकते हो यूट्यूब पर भी बहुत सारे कमेंट वगैरह भी आते रहते हैं, बहुत सारी अलग अलग फेक आईडी से। फिलहाल तो वो डिलीट ही हो जाते हैं अपने आप में ही। काफ़ी सारे जो स्पैम कमेंट होते हैं वो अपने आप डिलीट हो जाते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे कमेंट देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी हद तक क्रिटिसिज्म करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि हद जो है बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन क्या है ना कि अपनों को टैकल करना है, अपनों को इग्नोर करना है। इग्नोर कर रहा हूँ मैं काफ़ी हद तक, लेकिन मतलब चाहते ही हैं कि मतलब वीडियो वगैरह ना डालूँ यार मैं, तो मतलब क्या ही बताऊँ। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल आर्टिकल को कवर करते हैं, कभी बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को थोड़ा सा फुर्सत से। ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि मतलब आजकल हो क्या रहा है, क्या हो रहा है मतलब इंस्टाग्राम पे, और प्लस कहाँ कहाँ पर मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, कैसे कैसे मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो यहाँ पर ऑथर लिखते हैं एक तरीके से जो स्पीकर हैं, खासकर लोकसभा के अंदर स्पीकर हैं, क्योंकि होता क्या है, लोकसभा के अंदर स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के अंदर चेयरमैन होते हैं, ये आप लोग को मालूम होगा। अब क्या हुआ, लोकसभा के अंदर जो स्पीकर हैं इन्होंने अभी रिसेंटली एक डिबेट को दबा दिया। डिबेट को दबा दिया का मतलब क्या है, आपको मालूम होगा कि फार्म लॉस को हमने रिपील करने के ऊपर फोकस रखा था। सरकार ने स्टेप उठाया कि मैं डायरेक्टली आर्टिकल से शुरू करते हैं। सरकार ने स्टेप उठाया था कि जो फार्म लॉज रिपील बिल है इसको लेकर आया जाएगा, और इस बिल के माध्यम से जो फार्म लॉज है उनको रिपील कर दिया जाएगा, अब विड्रॉ कर लिया जाएगा। कोई फार्म लॉज, कोई फार्म बिल्स यहाँ पर लागू नहीं होगा, है ना। तो फार्म लॉज क्या है, पहले मैं आपको उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, तो एग्जैक्टली बता देता हूँ, वरना तो वही जो फेक आईडी वाले लोग हैं फिर वही बोलेंगे भाई तूने तो फार्म लॉस के बारे में कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर बेकार में टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो फार्म लॉस के बारे में, तो आपको यहाँ पर ये पहला फार्म लॉ देखने को मिलेगा। सबसे पहली बार फार्मर्स प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। ठीक है, ये यहाँ पर पहला बिल लेकर आया जा रहा था। दूसरा बिल है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो ये 3 बिल्स हम लोग को यहाँ पर ये नजर आएंगे। अब होता क्या है कि यहाँ पर जब बिल लेकर आते हैं तो इसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट नज़र आता है। लोग जो किसान भाई हमारे वो यहाँ पर कहते हैं कि ये बिल लागू नहीं होने चाहिए। इससे क्या होगा, इनके एमएसपी के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, प्लस उसके बाद यहाँ पर इनका जो एक तरीके से प्रोडक्शन वगैरह है, मतलब इनका जो ट्रेड है या अच्छा से जो इनकम जनरेशन है वो नहीं हो पाएगा। फ्यूचर के लिए काफ़ी सिक्योरिटी नहीं है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी हद तक विवाद चलता है और काफ़ी प्रोटेस्ट करते हैं। लंबे समय तक प्रोटेस्ट चलता है, साल भर से ज़्यादा हो जाता है। देन उसके बाद फाइनली नवंबर के महीने में लगभग 29 ऑफ नवंबर को हमारी सरकार क्या करती है, ये फार्म लॉस रिपील बिल को लेकर आती है, और उसके माध्यम से ये जो फार्म लॉस पास किए जाते हैं उनको रिपील कर दिया जाता है, उनको विड्रॉ कर लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर फार्म लॉस के बारे में मैंने आपको बता दिया। एग्जैक्टली आप लोग देख सकते हो काफ़ी बार डिस्कशन कर चुके हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, अगर हम देखें ये जो बिल है इसके अपने आप में काफ़ी फ़ायदे हैं, काफ़ी नुकसान भी थे। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि जो APMC मार्केट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर APMC के एक्ट के अंदर जो मार्केट्स आती है, जो मंडी आती हैं, ठीक है, उनको ख़त्म किया जा रहा था। इससे कमीशन एजेंट काफ़ी हद तक परेशान रहते, ये प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हैं, जो दूसरा वाला बिल है इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं ये डोमिनेट करते हुए नजर आते, खासकर इंडियन फूड सिस्टम पर। तीसरा वाला जो है कि आपके पास जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, पहले इसको लेकर एक आपके पास लिमिट हुआ करती थी कि आप जो ये ज़रूरतमंद कमोडिटीज़ हैं इनको ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, ज़रूरतमंद कमोडिटीज़ के अंदर जैसे सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, अनियन, पोटैटोस, ये सब आ गए। तो लेकिन अब क्या हुआ, इसके अंदर से क्या हुआ, इन सब एसेंशियल कमोडिटीज़ को एक तरीके से हटा दिया गया, और यहाँ पर इसके बाद जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनको एक तरीके से फ्रीडम मिल चुकी थी, उनको छूट मिल चुकी थी कि वो अपने पास भरपूर मात्रा में इन एसेंशियल कमोडिटीज़ को स्टॉक करके रख सकते थे, अपने पास जमा करके रख सकते थे। तो इससे भी कहीं ना कहीं एक कंसर्न क्रिएट होता। दैट इज़ वाई यहाँ पर हम लोगों ने ये स्टेप उठाया था। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसी चीज़ को देखते हुए प्रोटेस्ट हुआ। देन उसके बाद सरकार ने यहाँ पर ये बोला कि चलो प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ, काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ इन फार्म लॉस का। देन उसके बाद फाइनली 29 नवंबर को यहाँ पर ये फार्म लॉस को रिपील किया जाता है। लेकिन 29 नवंबर को हम लोग रिमेंबर करेंगे एज अ ब्लैक डे। तो ऐसा ब्लैक डे रिमेंबर करेंगे, ऐसा ऑथर बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो मतलब अच्छी बात थी जब रिपील कर दिया, यहाँ पर जिनकी मांग थी रिपील करने की वो रिपील कर दिया गया, तो इसे ब्लैक डे की तरह हम लोग क्यों देखने वाले हैं, इसके पीछे का एकमात्र रीज़न है कि जब यहाँ पर इन लॉस को रिपील किया गया तो इसके ऊपर डिबेट क्यों नहीं करने दी। क्योंकि यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है और भी बहुत सारे लोग हैं, उनकी मांग थी इसके ऊपर डिबेट होगी, डिबेट के बाद ही हम लोग इसको पूरी तरह से रिपील करेंगे। ठीक है, तो बिल जब भी हम लोग एक तरीके से इंट्रोड्यूस करें तो उसके पीछे एक डिबेट होनी चाहिए थी। लेकिन जो डिबेट होनी चाहिए थी, जिसके ऊपर तुरंत मांग उठ रही थी कि बिल्कुल डिबेट होगी और भी हम लोग कुछ और चीज़ों की मांग करेंगे, तो क्या हुआ, जो लोकसभा के स्पीकर थे उन्होंने डिबेट को दबा दिया। ठीक है, उन्होंने बोला डिबेट वगैरह नहीं होगी। ठीक है, डिबेट बिना किसी डिबेट के, और आप कह सकते हो तुरंत ही इन फार्म लॉस को रिपील कर दिया गया और बिना किसी डिबेट के ये सारा काम हो गया। काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ इन चीज़ को भी देखते हुए, क्योंकि जो डिबेट है यहाँ पर आपके पास पूरी तरह से एक तरीके से राइट्स हैं कि हम लोग डिबेट करेंगे। जो रूल ऑफ प्रोसीजर हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ पर एक फ्री डिबेट है हमारे लिए। ठीक है, उसको दबाया नहीं जा सकता।
तो जो हमारे रूल्स अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम अपने लॉस के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यहाँ पर डिबेट होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऐसा रूल नहीं है जिसमें बताया जा रहा है कि हाँ जो स्पीकर है, स्पीकर के पास पावर है कि वो डिबेट को दबा सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ओम बिरला साहब है इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, डिबेट को दबाया। तो इससे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि डिबेट को दबाने की वजह से भी काफ़ी हद तक लोग नाराज़ हुए। और खासकर जो हमारे पास रूल हैं, जैसे कि अगर हम देखें रूल 362 क्लॉज 1, ये जो रूल है हमारा, ये यहाँ पर ये बोलता है कि जो क्लोजर है, क्लोजर कैन नॉट बी इम्पोज्ड विदाउट अ प्रायर डिबेट। मतलब कि जैसे कि मान लो आप किसी बिल को रिपील कर रहे हो, अगर यहाँ पर डिबेट की मांग हो रही है तो डेफिनेटली आपको एक रीजनेबल डिबेट रखनी चाहिए, क्योंकि राइट्स हैं हम लोगों के पास कि एक रीजनेबल डिबेट होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, स्पीकर ने यहाँ पर क्या करा, इस डिबेट को नहीं होने दिया, इसको दबा दिया। उसके बाद जो रूल हमारे पास 363(1) है, ये भी ये बोलता है कि यहाँ पर जो डिबेट है बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए, और स्पीकर को क्या करना चाहिए, एक फिक्स टाइम बता देना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए कंक्लूजन की, डिस्कशन की, सभी चीज़ को डिस्कशन करने के बाद यहाँ पर एक फिक्स टाइम हो। इससे पता चलेगा ये हमारा सेंस ऑफ द हाउस है, यहाँ पर ये स्पीकर का ओपिनियन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जब मेंशन है तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए ना। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया। उसके बाद एक तरीके से जो स्पीकर है, स्पीकर हैज़ नो पावर टू रिफ्यूज़ अ डिबेट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फिलहाल यहाँ पर हमेशा जो भी डिबेट है वो एक गुड कंडक्ट में, एक अच्छी तरीके से हो, ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। फिलहाल डिबेट के ऊपर डिस्कशन किया गया, तो इसी वजह से मैंने इस आर्टिकल को आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता सकूं कि यहाँ पर क्या है। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो, ज़्यादा यहाँ पर कुछ और नहीं है। ठीक है, इन रूल्स के बारे में ध्यान रख सकते हो, जहाँ पर बोला गया है बिल्कुल डिबेट होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर जो डिबेट को दबाया जाएगा वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हक में नहीं है। जब लोग डिमांड कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत और कुछ की भी बात रखते हैं कि हाँ एमएसपीज़ को लेकर डिस्कशन करते हैं कि एमएसपीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो उसको लेकर डिबेट वगैरह होनी चाहिए थी, जो कि डिबेट नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली यही बताया गया कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसके रिगार्डिंग एक स्टेप उठाना पड़ेगा, और यहाँ पर डिबेट होना किसी भी मैटर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया के रूल ऑफ प्रोसीजर है वो रूल ऑफ प्रोसीजर यही बताते हैं। रूल ऑफ प्रोसीजर के अंदर कौन कौन से रूल हैं तो आप लोग पढ़ सकते हो, रूल 362 क्लॉज 1 और रूल 363 क्लॉज 1। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पे एक आइडिया रख सकते हो। तो ये यहाँ पर बताया गया। उसका जो अगला आर्टिकल है, अगले आर्टिकल में कुछ खास चीज़ें नहीं यहाँ पर इस एडिटोरियल में, जैसे कुछ होते हैं ना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए कहीं ना कहीं काम आ जाएगी, वैसे कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे बात एग्जैक्टली की गई है जो प्राइस ऑफ फूड है, जिस तरीके से जो खाने पीने की चीज़ें जो हमारा एक तरीके से फूड है उसकी प्राइसेस लगातार इंक्रीज़ होते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, अब हम लोगों को कुछ अच्छे से पॉलिसी लेकर आने पड़ेगा ताकि हम लोग इन प्राइसेस को कंट्रोल कर सकें। क्योंकि हुआ क्या है, प्राइसेस बढ़े हैं, प्राइसेस लगातार इंक्रीज हुए हैं, इसकी वजह से जो लोग हैं वो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि फूड के प्राइसेस, जब खाने पीने की चीज़ें की प्राइसेस बढ़ते रहेंगे तो लोग यहाँ पर इसी के ऊपर पैसा स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार ने एमएसपी को चलाया, मैं आपको एक्जैक्टली यहाँ पर बता देता हूँ क्या क्या मोटा मोटा यहाँ पर बोला गया है, ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे सरकार ने यहाँ पर एमएसपी चलाया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यहाँ पर आप देख पाओगे सरकार एक पीडीएस सिस्टम चलाती है। पीडीएस सिस्टम का मतलब है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, सरकार जो हमारे किसान भाई हैं उनसे एमएसपी पर जो एक तरीके से अनाज है वो खरीदने के बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, खासकर आपको जो राशन मिलता है आपको मालूम होगा। ठीक है, तो वो आपको पीडीएस सिस्टम के अंदर मिलता है, उसको हम लोग पीडीएस सिस्टम बोलते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो तब भी क्या हो रहा है, तब भी फूड के जो प्राइसेस हैं वो लगातार इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। और जो ये फूड के प्राइसेस हैं इंडिया के अंदर वो काफ़ी लंबे समय से इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं, रेगुलरली इसके अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जब लोगों के पास जो पैसा है वो लोग फूड पर खर्च करते हुए रहेंगे, तो जो नॉन एग्रीकल्चर गुड्स है ना उनके ऊपर पैसा कम खर्चा जाएगा, हेल्थ एजुकेशन के ऊपर पैसा भी यहाँ पर थोड़ा कम खर्चा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फूड के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मार्केट है नॉन एग्रीकल्चर गुड्स का वो एक्सपेंड नहीं हो पा रहा है। क्योंकि लोग यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें पहले खरीदेंगे, डेफिनेटली हमें वो चीज़ें पहले चाहिए, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक्सपेंड नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर इकोनॉमिस्ट ने एक जिनके थ्रू यहाँ पे बोला गया कि खासकर जो रिचर कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, रिचर सेक्शन, उन्होंने अपने फूड के प्राइसेस को लोअर रखा है। हमेशा से हम लोगों ने देखा है उनके यहाँ पर फूड के प्राइसेस हमेशा से ही डिक्लाइन में रहें, लोअर ही रहें, तो एक सीख वहाँ से लेनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर और क्या बताया गया, और यहाँ पर आप देख पाओगे यूएस के अंदर अगर हम देखें, कंपेयर करें बहुत पहले से डेटा को कंपेयर करें तो यूएस के अंदर फूड के प्राइसेस के अंदर कोई इतना इंक्रीमेंट नहीं हुआ, कहीं पर इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन इंडिया के अंदर बात करें तो बहुत तेज़ी से फूड के प्राइसेस लगातार इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। ये भी यहाँ पर ऑथर ने इसके अंदर मैंशन किया। यहाँ पर ऑथर ने बताया कि अगर हम देखें 1991 से तो लगातार आप कह सकते हो 50% से इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो फूड के जो प्राइसेस हैं वो 50% से इंक्रीज हुए हैं अगर हम इसको 1991 से कंपेयर करते हैं तो। और ये जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर, जो एक तरीके से फूड लगातार जो एक्सपेंसिव होता जा रहा है, तो इसके अपने आप में कंसर्न है, इसका इंपैक्ट पड़ता है सारी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर पैसा नहीं खर्च पा रहे हो, तो अलग चीज़ों के ऊपर पैसा लोग नहीं खर्च पा रहे हैं, तो इसको लेकर हम लोग को एक तरीके से चेंज की ज़रूरत है।
ठीक है, हम लोगों को ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत है कि हम लोग खासकर जो ये फूड के प्राइसेस हैं उसको स्टेबल करने में रखें एक तरीके से, और ऐसा भी इंक्रीमेंट ना हो कि इतनी तेज़ी से बढ़ते रहें। अब ये क्यों चर्चा हो रही है, क्योंकि आपको मालूम होगा रिसेंटली WPI और CPI दोनों इन्फ्लेशन के बारे में चर्चा की गई है। कल ही मैंने इन इन्फ्लेशन के बारे में डिटेल में बताया है। क्या हुआ, इनके बेसिस पर लगातार हम देख पा रहे हैं महंगाई बढ़ती जा रही है, और नवंबर के महीने में जो ये इन्फ्लेशन है वो अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और लगभग 14.23% के आसपास नवंबर का महीने का इन्फ्लेशन रहा। इतना इन्फ्लेशन पहले कभी नहीं था। इसी वजह से यहाँ पर इस आर्टिकल को भी कवर किया गया कि आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि एग्रीकल्चर अलग है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अलग है। क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें भी हम लोग को देखनी पड़ती हैं, तो हर चीज़ पर ध्यान देने के बाद आप लोग फूड के शॉर्टेज के ऊपर काम कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारी जगह पर हम लोगों ने पहले देखा है काफ़ी बार फूड का शॉर्टेज हुआ है हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है, तो हम लोग उसको सॉल्व कर नहीं पाए। तो अभी यहाँ पर हमें पूरी तरह से एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करने के साथ साथ आपकी फूड के प्राइसेस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, फार्मर्स के राइट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और भी आपको चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पब्लिक के लिए फूड्स को एक तरीके से अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल करवाना पड़ेगा, ताकि जो पब्लिक है वो फूड पर तो पैसा खर्चे, साथ ही साथ जो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी पैसा वो खर्च सके, ये यहाँ पर बताया गया। और साथ ही साथ क्या होगा, सबसे बड़ी बात, यहाँ पर फूड महंगे होते रहेंगे, तो यहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग हैं हमारे जो पुअर कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इससे जब क्या होगा, जब फूड के प्राइसेस ज़्यादा हाई रहेंगे तो इससे यहाँ पर एक तरीके से हम लोग देख पाएंगे जो भुखमरी या हंगर वाली सिचुएशन काफ़ी बढ़ जाती है। तो आपको इस चीज़ पर ध्यान रखना है, और खासकर जो पुअर है, पुअर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन मिलेगी अगर हम लोग फूड के प्राइसेस को स्टेबल कर पाते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया जब हम लोग निगोशिएट करेंगे फार्मर से, तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को एक इंटरेस्ट देना चाहिए खासकर पुअर को, और एक तरीके से यहाँ पर मतलब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो पुअर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनके लिए भी हम लोग यहाँ पर फूड को अवेलेबल बना सकें खासकर अफोर्डेबल प्राइस पर, और ये हम चीज़ इंश्योर कर पाएँ। आई होप आप लोगों को यहाँ पर एक क्लियर हो चुका है तो ऑथर ने क्या लिखा है, तो एक्जैक्टली जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।